हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डेबिट क्रेडिट क्लासेस। और ये है पार्ट 2 चैप्टर 1 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि हाउ ब्रिटिशर्स एक्सप्लॉइटेड द इंडिया, कैसे उन्होंने इंडिया को एक्सप्लॉइट किया, कैसे उन्होंने इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर को, इंडस्ट्रियल सेक्टर को और फॉरेन सेक्टर को, है ना, और पूरा ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर को एक ऐसी इकोनॉमी बना के छोड़ गए जो कि एक पुअर है, जो कि एक स्टैग्नेंट है और बैकवर्ड इकोनॉमी है, जो कि एक पहले एक वाइब्रेंट और एक प्रॉस्पेरस इकोनॉमी होनी चाहिए थी। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट 2। और पार्ट 2 में ये चैप्टर क्या हो जाएगा, आपका फिनिश भी हो जाएगा। तो अभी तक लाइक नहीं किया हो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आपकी एक भी क्लास मिस ना हो। चलो, तो आज अपन किसके बारे में बात करेंगे? आज हम बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, यानी कि जब ब्रिटिशर्स आए थे तो उस टाइम पे इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था। एक मिनट जी, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो चलो उससे पहले बता देता हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है। जो आपकी कंट्री में जो रोड्स हैं, डैम्स हैं, ब्रिजेस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, कॉलेजेस हैं, ये सब क्या है बेटा, ये आपके जो आपकी इकोनॉमी है, आपकी जो कंट्री है, उस कंट्री का ये क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। क्योंकि इस इंफ्रास्ट्रक्चर से आपको क्या मिलती है, सर्विसेज मिलती हैं। रोड से ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस मिलती है, डैम से इलेक्ट्रिसिटी की सर्विस मिलती है, आपके हॉस्पिटल, कॉलेजेस, स्कूल्स, इनसे एजुकेशन की सर्विस मिलती है। ठीक है, तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या देने में हेल्प करता है, आपको सर्विसेज देने में हेल्प करता है। और एक इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक कंट्री के डेवलपमेंट में। जिस कंट्री में अच्छी रोड्स होंगी, अच्छे डैम्स होंगे, अच्छे ब्रिजेस होंगे, समझ रहे हो, तो ट्रांसपोर्टेशन जल्दी होगा। ठीक है, और कनेक्टिविटी अच्छी होगी तो गांव के लोग शहर जल्दी पहुंच पाएंगे, उनका सामान, उनकी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं वो जल्दी पहुंच पाएंगे, बिक्री अच्छी होगी। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रिसिटी अगर 24 आवर्स अवेलेबल होगी तो उससे प्रोडक्शन अच्छी हो पाएगी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट एंड द ग्रोथ ऑफ द नेशन। ठीक है, चलो आ जाओ बात करते हैं क्या होता है इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर refers to the all such activities and services and facilities which are needed to provide different kinds of services in an economy. It includes infrastructure associated with means of transportation जैसे कि roads, communication, ये जो टावर आवर लगे रहते हैं वो कम्युनिकेशन के लिए, सैटेलाइट, एनर्जी एंड बैंकिंग, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद फैसिलिटीज ऑफ हेल्थ, एजुकेशन एंड हाउसिंग, या सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी बोलते हैं। जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है वो क्या रहता है बेटा, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आता है, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, एनर्जी और बैंकिंग आपका इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। और जो आपका सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, आपकी हेल्थ हो गए, आपका एजुकेशन हो गया और आपकी हाउसिंग पे जो फोकस करता है उसे कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, सो द इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल वेयर वेरी पुअर। बेटा ब्रिटिशर्स के टाइम पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर था अपना बहुत खराब था, ना रोड्स था ढंग का। ठीक है, ऑल सीधर जो ऑल वेदर रोड्स होते हैं वो भी नहीं थे। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन इतने अच्छे से नहीं हो पाता था, कम्युनिकेशन की भी फैसिलिटीज़ इतनी अच्छी नहीं थी। ठीक है, लाइट का भी इतना कोई ज़्यादा अच्छा इंतज़ाम नहीं था, ज़्यादा डैम, ब्रिजेस और ये सब भी इन्होंने नहीं बनाए थे। ठीक है, तो उन ब्रिटिशर्स के टाइम पे जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर था ना बेटा, वो बहुत ही पुअर था, बहुत ख़राब था। सम एफर्ट्स वी आर मेड टू डेवलप सम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड्स, रेलवेज, पोर्ट्स, वाटर ट्रांसपोर्ट, पोस्ट्स एंड टेलीग्राफ्स। देखो उन्होंने क्या करा, कुछ चीज़ें उन्होंने डेवलप करने की कोशिश करी और की भी, जिसके पीछे उसमें क्या था, रोड्स बनाई इन्होंने, रेलवेज बनाए, पोर्ट्स बनाए, इन्होंने ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन की फैसिलिटी को इम्प्रूव किया या एक तरह से स्टेब्लिश किया, टेलीग्राफ, पोस्ट। लेकिन ये सब करने के पीछे का इनका क्या था, इनका खुद का एक पर्सनल मोटिव था। इन्होंने रेलवे स्टार्ट करे, इन्होंने रोड्स बनाए बेटा, तो वो बनाने के पीछे का इनका सिर्फ एक ही मकसद था कि इंडिया से ज़्यादा रॉ मटेरियल जल्द से जल्द कहाँ भेज सकें, ब्रिटेन भेज सकें। समझ में आया? रोड्स क्यों बनाई? रोड्स बनाए रेलवेज को कनेक्ट करने के लिए और पोर्ट्स को कनेक्ट करने के लिए। समझ में आया? ताकि गांव से रॉ मटेरियल लेके किस पे पहुंचाया जा सके, रेलवेज पे पहुंचाया जा सके। फिर एक रेलवे से जो पोर्ट के पास वाला जो रेलवे स्टेशन है वहां तक जल्दी पहुंचाया जा सके, उसके लिए रेल डेवलप करी। फिर वापस से उस रेल से पोर्ट तक उन्होंने क्या बनाई, रोड बनाई, ताकि उस रेलवे से
जो भी रॉ मटेरियल है उसे उठा के पोर्ट पे भेजा जाए, फिर पोर्ट से वो कहाँ जाए, ब्रिटेन जाए, वापस से फिनिश गुड्स बन के आए और क्विकली इंडियन मार्केट में क्या करा जा सके, डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। कम्युनिकेशन की फैसिलिटी या इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने डेवलप किया, उसके पीछे का भी रीज़न क्या था, उसके पीछे का भी रीज़न यही था कि ये लोग पूरे इंडिया के ऊपर अच्छे से कम्युनिकेशन करके क्या कर सकें, एडमिनिस्ट्रेशन कर सकें, कंट्रोल कर सकें। ठीक है, इन्होंने स्कूल भी थे इनके, लेकिन वो भी क्यों खोले थे, उसके पीछे भी रीज़न यही था, इनको पढ़े लिखे क्या चाहिए थे बेटा, क्लर्क्स चाहिए थे, इसलिए इन्होंने स्कूल भी खोले थे इंडिया में, कुछ कुछ जगह इन्होंने स्कूल भी चलाए थे। समझ में आ गया? मतलब इन्होंने जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया था उसके पीछे सिर्फ एक ही रीज़न था, दे वांटेड टू एक्सप्लॉइट द इंडिया अस सून एज पॉसिबल। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया से रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करके अपनी खुद की जो ब्रिटेन कंट्री है उसकी इकोनॉमी को इन्हें अच्छा करना था। समझ में आ गया? इंडिया का नहीं। सो बट द मेन मोटिव बिहाइंड द सच इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वाज टू सर्व वेरियस कॉलोनियल इंटरेस्ट। द स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर अस इनहेरिटेड फ्रॉम द ब्रिटिश रूल इज डिस्कस्ड बिलो। तो भाई नीचे अपन देखने वाले हैं कि ब्रिटिशर्स से अपन को किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर मिला था। आ जाओ फटाफट देखते हैं। रोड्स मिली थी, ठीक है, लेकिन वो रोड्स कैसी थी बेटा, वो ऑल सीजन रोड्स नहीं थी। मतलब जैसी बारिश होती थी रोड गायब हो जाती थी। समझ में आ गया कि नहीं आया? कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर ये ऐसी रोड तो अभी भी अपने यहाँ पे है ना। द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन कुड नॉट अकम्प्लिश मच कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स ड्यू टू स्केर्सिटी ऑफ फंड्स। ठीक है, जो ये अपनी कॉलोनियल गवर्नमेंट थी इन्होंने क्या नहीं बनाया बेटा, रोड नहीं बनाया। उसके पीछे का रीजन क्या था, स्केर्सिटी ऑफ फंड्स। और रीजन क्या था ना, आधे से ज्यादा फंड्स तो ये लोग अपने खुद के एडमिनिस्ट्रेशन, सैलरी और ये सब देने में लगा देते थे। ये लोग बनाते थे कच्ची रोड। कैसी रोड? कच्ची रोड क्या होती बेटा, वो ऑल सीजन रोड नहीं होती, जैसे ही पानी आता है वो रोड गायब हो जाती है। ठीक है, द रोड्स डेट वर बिल्ड प्राइमरली सर्व द इंटरेस्ट ऑफ मोबिलाइजिंग द आर्मी एंड शिफ्टिंग द रॉ मटेरियल। जो रोड बनाई थी, रोड बनाने का सिर्फ एक ही मकसद था, इनकी जो आर्मी है, मोबिलाइज मतलब एक जगह से दूसरी जगह आसानी से क्या कर सके, मूव कर सके, उसके लिए इन्होंने रोड्स बनाई थी। दूसरा इन्होंने रोड्स बनाई थी रॉ मटेरियल के लिए, ताकि जो रॉ मटेरियल है वो जल्दी शिफ्ट हो सके, और जब रॉ मटेरियल जल्दी इधर से उधर हो पा रहा है तो उसी रोड का इस्तेमाल करके जो ब्रिटेन से फिनिश्ड गुड्स बन के आ रहा था वो भी जल्द से जल्द इंडियन मार्केट्स में क्या करा जा सके, भेजा जा सके। देयर ऑलवेज रिमेन्ड एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ ऑल वेदर रोड्स टू रीच आउट टू द रूरल एरियाज। रूरल एरियाज में इन्होंने कभी भी पक्की सड़क बनाई नहीं, बहुत ही कम जगहों पे इन्होंने पक्की सड़क बनाई थी। रूरल एरियाज में इन्होंने पक्की सड़कें नहीं बनाई, यानी कि ड्यूरिंग द रेनी सीजन क्या होता था, समझ में आ गया, जो रूरल एरियाज है वो रीच आउट ही नहीं होता था, वहां पहुंच ही नहीं पाते थे क्योंकि रोड ही गायब हो जाती थी। एज ए रिजल्ट पीपल लिविंग इन दीज एरियाज सफर्ड बैडली ड्यूरिंग नेचुरल कैलेमिटीज एंड फैमाइन्स। यानी कि नेचुरल कैलेमिटीज, फ्लड आ जाए, किसी तरह की महामारी फैल जाए, और उस टाइम पे अगर रोड गायब हो जाए रेनी सीजन में, तो उससे क्या होगा बेटा, उससे वो गांव बेचारे कट ही जाते थे। समझ में आ गया कि नहीं? उनसे कोई कनेक्शन ही नहीं रह पाता था। तो उस टाइम पे ये एरियाज बहुत ज़्यादा सफ़र करते थे, इन्हें बहुत परेशानियां झेलना पड़ती थी। सेकंड, इन्होंने क्या दे के गए अपन को, रेलवे दे के गए, जो कि एक अच्छा कंट्रीब्यूशन था ब्रिटिशर्स का। लेकिन उसके पीछे का भी रीज़न क्या था, ताकि वो अपना जो इंडिया का एक्सप्लॉयटेशन है वो और ज़्यादा अच्छे से और तेज़ी से कर सके। इसके लिए इन्होंने क्या सेटअप करा था बेटा, रेलवे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द ब्रिटिश रूल वाज टू इंट्रोड्यूस द रेलवेज इन इंडिया। याद रखना 1850 में अपने यहाँ पे क्या चालू हुई थी, रेल चालू हुई थी, ब्रिटिशर्स ने चालू की थी। द रेलवे इफेक्टेड द स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी इन टू इंपॉर्टेंट वेज। ठीक है, तो जो रेलवे है ना, रेलवे ने अपने इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब जो स्ट्रक्चर था या एक तरह से ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर था, उसको इफेक्ट किया दो इंपॉर्टेंट वेज में। पहला, रेलवे एनेबल्ड पीपल टू अंडरटेक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल। रेलवे से लंबा ट्रेवल करने लगे। इट ब्रोक द जियोग्राफिकल एंड कल्चरल बैरियर्स एंड प्रमोटेड द नेशनल इंटीग्रेशन। क्योंकि रेलवे से क्या हो गया, एक तरह से देश एक हो गया। रेलवे से अब आप कहीं पे भी जा सकते थे, लंबे डिस्टेंस को आप आसानी से क्या कर सकते थे, कवर कर सकते थे। ठीक है। सेकंड, इट एनहेंस द कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर which adversely affected the comparative self sufficiency of the villages economies in India। अब इससे क्या हुआ बेटा, रेलवेज से क्या हो रहा था, रेलवेज से एक और चीज होने लगी अब कि रेलवेज से जो एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट्स थे उन्हें एक जगह से दूसरी जगह क्या करने लगे, आराम से ट्रांसपोर्ट करने लगे। मतलब इससे क्या हो गया, कमर्शलाइजेशन और बढ़ गया किसका, इंडियन एग्रीकल्चर का। जो कि पहले सिर्फ क्या होता था, पहले क्या होता था ना, इंडिया के जितने भी एग्रीकल्चर गुड्स होते थे
वो ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रैवल नहीं कर पाते थे। रीज़न क्या है बेटा, ये पेरिशेबल गुड्स होते हैं और ये जल्दी क्या हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। लेकिन रेलवे की वजह से एग्रीकल्चर का जो कमर्शलाइजेशन था, एक तरह से बिजनेस वो था, वो एक तरह से क्या हो गया और बढ़ गया। ठीक है, क्योंकि ट्रेन्स के वजह से, रेलवेज की वजह से उन्हें ज़्यादा दूर तक ट्रांसपोर्ट कर सकते थे। लेकिन वही रीज़न कि भाई क्यों डेवलप किया था, उसके पीछे का रीज़न क्या था, समझ में आया ना। उन्होंने डेवलप तो इसलिए करा था ताकि जल्द से जल्द रॉ मटेरियल ब्रिटेन भेज सकें और ब्रिटेन से फिनिश गुड्स पूरे इंडियन मार्केट में भेज सकें। आगे बात करते हैं एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। भाई ब्रिटिशर्स ने एयर और वाटर ट्रांसपोर्ट भी क्या करे थे, डेवलप करे थे। इन्होंने पोर्ट्स बनाए थे। British government took measures for developing water and air transport. However, their development was far from satisfactory. ज़्यादा कोई अच्छा development नहीं किया था. Inland waterways proved to be uneconomical, as in the case of कोस्ट कैनाल ऑन द ओडिशा कोस्ट। ओडिशा कोस्ट में इन्होंने क्या कोशिश करी कि इनलैंड वाटर, देखो एक तो क्या ओशियन, एक देश से दूसरे देश जा रहे हैं। ओडिशा की तरफ अगर आप ध्यान से देखोगे ना, वहां पे इनलैंड मतलब आप क्या कर सकते हो, वहीं के वहीं आप दूसरी शहरों में जा सकते हो पानी के थ्रू। ठीक है, इंडिया के इंडिया में ही। तो इन्होंने वो डेवलप करने की कोशिश करी, लेकिन वो कैसा निकला बेटा, अनइकोनॉमिकल निकला। कैसा निकला, अनइकोनॉमिकल, यानी कि उससे इनको फायदा नहीं हुआ। तो जो कोस्ट कैनाल पे, ओडिशा कोस्ट पे जो इन्होंने पोर्ट बनाए थे, वो उन्होंने क्या कर दिए थे, बंद कर दिए थे। दिस कैनाल वाज बिल्ट एट ए ह्यूज कॉस्ट बट इट फेल्ड टू कम्पीट विद द रेलवेज एंड फाइनली कैनाल हैज टू बी अबेंडेंड। तो इन्होंने क्या करा, फिर उधर जो पोर्ट बनाया था उसको क्या कर दिया, अबेंडन कर दिया। क्यों, क्योंकि रेलवे ज्यादा किफायती पड़ रहा था, इसलिए इन्होंने फिर उस पोर्ट्स को क्या कर दिया बेटा, पोर्ट को क्या कर दिया, बंद कर दिया। फोर्थ क्या था बेटा, कम्युनिकेशन। हाँ भाई, पोस्ट एंड टेलीग्राफ्स डेवलप करके गए। वे आर द मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, पोस्ट और टेलीग्राफ्स। ठीक है, कम्युनिकेट करने का। द इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सपेंसिव सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ इन इंडिया सर्व द पर्पस ऑफ मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। तो भाई इन्होंने जो ये इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ क्या किया था, इन्होंने जो इजाद किया था, इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था, वो भी इसलिए किया था ताकि इंडिया में ब्रिटिशर्स इफेक्टिवली लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर सके। क्योंकि कहीं पे भी रिवॉल्ट होता था, कहीं पे भी रिवॉल्यूशन होता था, तो ये कम्युनिकेट कर लेते थे जल्दी से और वहां पे रीइंफोर्समेंट यानी वहां पर अपनी आर्मी भेज के उस रिवॉल्यूशन को, उस रिवोल्ट को क्या कर देते थे, सरपास कर देते थे। ठीक है, ऑप्रेस कर देते थे, सॉरी क्या कर देते थे, ऑप्रेस कर देते। मतलब एक तरह से इन्होंने ये भी क्यों मेंटेन करा था, ताकि ये एफिशिएंटली और इफेक्टिवली इंडिया के ऊपर कंट्रोल कर सके और अपना एडमिनिस्ट्रेशन आराम से कर सके, इसीलिए। ठीक है, द पोस्टल सर्विसेज डिस्पाइट सर्विंग एज ए यूजफुल पब्लिक पर्पस रिमेन्ड ऑल थ्रू इनएडुकेट। ठीक है, ये थोड़ा सा इधर कुछ गलती हो गई होगी, है ना। तो मतलब एक तरह से इस लाइन का मतलब क्या है कि जो पोस्टल सर्विसेज है ना, डिस्पाइट सर्विंग यूजफुल पब्लिक, एक्चुअल में ये भी क्या थी, ज़्यादा एडुकेट नहीं थी, क्योंकि ज़्यादा एरिया तक ये इन्होंने क्या नहीं कर पाए थे, अपनी पोस्टल सर्विसेज को क्या नहीं कर पाए थे, फैला नहीं पाए थे। ठीक है, आगे आ जाओ। नेक्स्ट क्या है बेटा, रीजन फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, यानी कि इन्होंने इंडिया में जो रेलवेज बनाए, इन्होंने जो रोड्स बनाया, इन्होंने पोर्ट्स बनाए, इन्होंने ये क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन में पोस्ट और टेलीग्राफ जैसी क्या दी, इन्होंने फैसिलिटी दी, सॉरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया। तो इन सब के पीछे का रीजन वही था कि ये बस इंडिया को क्या करना चाहते थे, एक्सप्लॉइट करना चाहते थे और उस एक्सप्लॉइटेशन को और अच्छे से करना चाहते थे। इसके लिए देखो, द रोड्स वे आर बिल्ड फॉर मोबिलाइजिंग द आर्मी को एक जगह से दूसरी जगह भेजना इंडिया के अंदर, विद इन इंडिया, एंड फॉर ड्रॉइंग आउट रॉ मटेरियल फ्रॉम द कंट्री साइड। कंट्री साइड का मतलब होता है बेटा गांव, विलेजेस। ठीक है, वहां से इनको क्या करना था, रॉ मटेरियल को उठाना था, नियरेस्ट जो रेलवे स्टेशन है या पोर्ट है वहां पे पहुंचाने तक के लिए इन्होंने रोड्स बनाई थी, एंड टू सेंड दीज टू इंग्लैंड, ताकि ये रॉ मटेरियल को कहाँ भेज सके, इंग्लैंड भेज सके, और अदर ल्यूक्रेटिव फॉरेन डेस्टिनेशंस, या और जो फॉरेन डेस्टिनेशंस हैं जहां पर इंडिया के सामान की अच्छी कीमत मिल सके, ऐसी जगहों पे मतलब अपने यहाँ पे भेजने के लिए इन्होंने रोड्स डेवलप करी थी। समझ में आ गया। दूसरा, रेलवे क्यों डेवलप करे थे, वही सेम पर्पस के लिए। रेलवेज वे डेवलप्ड बाय द ब्रिटिशर्स मेनली फॉर 3 रीजन। कितने रीजन के लिए, 3 रीजन के लिए उन्होंने रेलवे डेवलप करा। पहला, टू हैव इफेक्टिव कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवर द वास्ट इंडियन टेरिटरी। अब इंडियन टेरिटरी भाई बहुत बड़ी, अब उस पर एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल करने के लिए जल्दी आना जाना भी पड़ेगा, तो उसके लिए इन्होंने क्या बनाई, रेलवे बनाई, ताकि एक जगह से दूसरी जगह ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में ये लोग क्या कर सके, मूव कर सके, तभी तो ये इंडिया के ऊपर आसानी से क्या कर पाए, शासन कर पाए। दूसरा क्या था,
टू अर्न द प्रॉफिट्स थ्रू फॉरेन ट्रेड बाय लिंकिंग रेलवेज विद इन द मेजर पोर्ट्स। इन्होंने क्या करा, जो क्या बोलते हैं अपने मेजर पोर्ट्स थे, उन मेजर पोर्ट्स को इन्होंने किन से लिंक किया, रेलवेज से। तो देखो इससे होता क्या था, जहां पर से ज्यादा पैदावार होती थी वहां इन्होंने स्टेशंस बनाए, और जहां पर पोर्ट होता था वहां इन्होंने रेलवे स्टेशंस बनाए। तो जल्दी रॉ मटेरियल कहाँ पहुंचता था, पोर्ट्स तक पहुंचता था, और उससे कहाँ पहुंचता था, इंग्लैंड पहुंचता था। फिर इसी रास्ते से फिनिश्ड गुड्स आते थे, पोर्ट पे आए, पोर्ट से रेलवे स्टेशन पे पहुंचे, और उन्हीं जगहों पे जल्दी, मतलब बड़े बड़े मार्केटों में जल्दी क्या करते थे, डिस्ट्रीब्यूट। और इसमें मेजर रोल कौन प्ले करती थी बेटा, रेलवे। ठीक है। थर्ड, टू मेक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट ऑफ द ब्रिटिश फंड्स इन इंडिया। एक तरह से ये क्या था, इनका प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट था, है ना। क्या बोलते हैं किनका, ब्रिटिशर्स का, किसमें, इंडिया में। क्लियर हो गई चीज के नहीं हुई। ये रेलवे ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा था एक तरह से इंडिया के काय में, एक्सप्लॉयटेशन में, क्योंकि रेलवे से ज़्यादा रॉ मटेरियल जल्द से जल्द पोर्ट्स तक क्या करा जाता था, ट्रांसपोर्ट किया जाता था। फिर पोर्ट्स से वो कहाँ जाता था बेटा, इंग्लैंड जाता था। वहाँ से फिनिश्ड गुड्स बन के वापस पोर्ट्स पे आता था, वापस से रेलवे स्टेशन पे रख के सारे जितनी भी ट्रेनें होती थी, जो भी इनके पास बड़े बड़े स्टेशंस थे, उन पे जितने भी बड़े बड़े मार्केट्स थे, वहाँ पर ये फिनिश्ड गुड्स को पहुँचाने का काम करता था। तो एक तरह से टू मेक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट ऑफ ब्रिटिश फंड्स इन इंडिया। तो जो भी इन्होंने ब्रिटिश फंड्स लगाए थे इंडिया में, उसको प्रॉफिटेबल करने के लिए इन्होंने रेलवे क्या करी थी बेटा, डेवलप करी थी। थर्ड, द सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ वाज इंट्रोड्यूस एट ए हाई कॉस्ट टू सर्व द पर्पस ऑफ मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। भाई उस टाइम पे इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ को इंडिया में इंट्रोड्यूस करना, उसको सेटअप करना, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना क्या था, कॉस्टली था। क्या था, हाई कॉस्ट था। तो इन्होंने ये क्यों किया, उसके पीछे का रीजन क्या था, ताकि टू सर्व द पर्पस ऑफ मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, ताकि इंडिया में ये लोग क्या मेंटेन कर सकें, बढ़िया लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर सके। देखो बेटा, अगर है ना अच्छा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है ना, चाहे वो कंपनी हो, स्कूल हो, ठीक है, उसके लिए क्या चाहिए बेटा, कम्युनिकेशन चाहिए। तो क्या करते थे ये लोग कि भाई इंडिया में अगर कहीं पे भी कोई रिवॉल्ट होता था, कुछ भी होता था, उसके थ्रू ये लोग क्या करते थे, इंफॉर्मेशन देते थे पोस्ट एंड टेलीग्राफ्स के थ्रू। अगर वहां पे आर्मी नहीं होती थी तो वहां पे री जल्दी से भेज के ये लोग उस रिवॉल्यूशन को, उस रिवॉल्ट को क्या कर देते थे, ऑप्रेस कर देते थे, दबा देते थे। तो इससे क्या होता था, समझ में आ रहा है ना, इनको ज्यादा परेशानी नहीं होती थी। तो ये सारी की सारी चीजें जितनी भी इन्होंने डेवलप करी ना, सब इन्होंने खुद के लिए डेवलप की थी। आगे जाओ, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिश रूल। ठीक है, तो एक तरह से ये देखते हैं इनका क्या पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन था। ब्रिटिश रूल ऑल्सो हैड सम पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑन द इंडियन इकोनॉमी, दे आर डिस्कस्ड एज अंडर। देखो बेटा, जब भी अपन कुछ पढ़ते हैं ना, तो पढ़ते टाइम आपको बायस्ड नहीं होना है, आपको अनबायस्ड होके पढ़ना है एज ए इकोनॉमिस्ट। ठीक है, तो जहां पर अगर जब अपन थोड़ा सा अनबायस्ड हो जाते हैं, तो कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो ब्रिटिशर्स ने की, जिसके वजह से क्या हुआ, एक तरह से कह सकते हैं थोड़ा सा पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन आया किसमें, इंडियन इकोनॉमी में। जैसे कि सबसे पहला क्या था, ग्रोथ इन एग्रीकल्चर सेक्टर। किसमें ग्रोथ हुई, एग्रीकल्चर सेक्टर में। जो आउटलुक था अपने फार्मर्स का, वो क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, कमर्शियल मतलब सब्सटेंस फार्मिंग, वो कौन सी फार्मिंग करते थे, बस खुद के लिए फार्मिंग करते थे, उससे वो कौन सी फार्मिंग करने लगे, ब्रिटिशर्स की वजह से कमर्शियल फार्मिंग। Although agriculture productivity was very low during the British rule, but in absolute terms there was growth in agriculture sector due to expansion of aggregate area under the cultivation। ठीक है, इन्होंने वो वाला पॉइंट नहीं बोला, इनका जो पॉइंट है वो मैं बताता हूँ कि भाई ब्रिटिशर्स के टाइम पे क्या हुआ, हाँ ठीक है, ग्रोथ नहीं हुई एग्रीकल्चर सेक्टर में, क्या नहीं हुई, ग्रोथ तो नहीं हुई, लेकिन क्या हुआ था, जो एग्रीकल्चर जो लैंड है, जो एक्सपेंशन हुआ था एग्रीकल्चर करने का, मतलब एग्रीकल्चर में ग्रोथ नहीं हुई, लेकिन जितने एरिया में एग्रीकल्चर होता था, उससे ज्यादा एरिया में अपन क्या करने लगे थे, एग्रीकल्चर करने लगे थे। मतलब एक तरह से अपन ने एग्रीकल्चर को एक्सपेंड कर दिया था, एरिया क्या हो गया था, और ज्यादा एरिया में अपन क्या करने लगे थे, कल्टीवेशन यानी खेती करने लगे थे। सेकंड, बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। हाँ, ब्रिटिशर्स के आने के वजह से और अच्छे ट्रांसफॉर्मेशन डेवलप हुए अपनी कंट्री में। डेवलपमेंट ऑफ रोड्स, रेलवेज प्रोवाइडेड चीप एंड रैपिड ट्रांसपोर्ट। इनके वजह से जो ट्रांसपोर्ट कैसा हो गया बेटा, सस्ता हो गया, और रैपिड मतलब जल्दी ट्रांसपोर्ट होने लगा, अच्छा सिस्टम बनाया। एंड ओपनड अप न्यू अपॉर्चुनिटीज ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल ग्रोथ।
और इसके वजह से यानी रोड्स के वजह से, रेलवेज के वजह से इकोनॉमिक और सोशल ग्रोथ हुई किसकी, अपनी कंट्री की। इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे हुई, क्योंकि रेलवेज के वजह से, रोड ट्रांसपोर्ट की वजह से न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिली लोगों को, ठीक है ना। क्योंकि इससे क्या पैदा हुआ, रोजगार पैदा हुआ। तो एक तरह से ये क्या हो गया, इकोनॉमिक। और सोशल क्यों, क्योंकि अब इससे क्या हो गया था, जो लोग हैं बड़े आसानी से और बड़ी जल्दी एक जगह से दूसरी जगह क्या कर सकते थे, अब मतलब ट्रांसपोर्टेशन कर सकते थे। तो इससे अपने जो समाज का भी क्या हुआ, एक तरह से डेवलपमेंट हुआ, मोबिलिटी बढ़ी, लोगों की क्या बढ़ी, मोबिलिटी बढ़ी। और मोबिलिटी बढ़ने से समाज का डेवलपमेंट कैसे होता है कि जहाँ पे रोजगार नहीं होता वो जगह छोड़ के वहां जाने लगे जहां पर क्या था, एम्प्लॉयमेंट था। तो इससे सोशल डेवलपमेंट भी होता है। थर्ड, चेक ऑन फेमाइंस। क्या, चेक ऑन फेमाइंस। रोड्स एंड रेलवेज वर्कड as a great check on the occurrence and the impact of famines as food supplies could be transported to the affected areas in the case of droughts। कि भाई रोड्स ने काहे का काम किया, चेक ऑन फेमाइंस, मतलब एक तरह से अगर कहीं पे भी फेमाइंस आ गए, कहीं पे भी कोई सूखा पड़ गया, अकाल आ गया, फ्लड आ गया, है ना, फ्लड को साइड में रखते हैं, ड्रॉट आ गया, सूखा आ गया। क्योंकि फ्लड आ रहा था तो जो रोड है वो तो खैर खत्म ही हो रही है, क्योंकि ऑल सीजन रोड्स इन्होंने नहीं बनाई थी। तो अगर कहीं पे सूखा पड़ गया तो वहां पर क्या ट्रांसपोर्ट किए जा सकते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज। एक तरह से गुड्स या फूड सप्लाईज वहां पे क्या करे जा सकते हैं बेटा, ट्रांसपोर्ट करे जा सकते हैं, किसकी मदद से, रोड की मदद से। ठीक है, तो एक तो ये हो गया भाई, 3 फायदे हो गए। और क्या था भाई, शिफ्ट टू मॉनेटरी इकोनॉमी। अपनी इकोनॉमी कहाँ शिफ्ट हो गई बेटा, मॉनेटरी इकोनॉमी में शिफ्ट हो गई। ब्रिटिश रूल हेल्प्ड इंडियन इकोनॉमी टू शिफ्ट फ्रॉम बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज टू मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। भाई ब्रिटिशर्स के आने के वजह से ही जो इंडियन इकोनॉमी थी, जो कि पहले बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज करती थी, बार्टर मतलब गुड्स के बदले गुड्स, ठीक है, पहले मनी इन्वॉल्व नहीं होता था। कैसे एक्सचेंज करते थे, बार्टर सिस्टम, गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज करते थे। लेकिन ब्रिटिशर्स के आने की वजह से अपने यहाँ पे कौन सा सिस्टम ऑफ एक्सचेंज आ गया था बेटा, मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। यानी कि अब जो अपन करते हैं कि पैसा देते हैं, सामने वाले से सामान लेते हैं, फिर अपने को कोई पैसा देता है, फिर अपन उसको क्या देते हैं, सामान देते हैं। मतलब समझ में आ गया, मॉनेटरी एक्सचेंज। पहले चलता था बार्टर, गुड्स के बदले गुड्स, ठीक है। फिफ्थ क्या हो गया बेटा, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप। ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड एन एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। हाँ भाई, ब्रिटिशर्स का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, यानी जो शासन करने का उनका तरीका था, उनने जो पूरा मैकेनिज्म डेवलप किया था बेटा, वो बहुत इफेक्टिव था। तभी वो अपने ऊपर 200 साल तक क्या करके गए, राज करके गए। ये चीज़ आपको माननी पड़ेगी कि उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था ना बेटा, वो कैसा था, वो बहुत अच्छा था। विच सर्व्ड अस रेडी रिकॉर्नर फॉर द इंडियन पॉलिटिशियंस। इसका मतलब क्या था कि एक तरह से देखा जाए ना, तो जिस तरह से उन्होंने शासन किया था, है ना, उसी तरह से आज भी क्या हो रहा है, उसी तरह से आज भी अपनी गवर्नमेंट क्या कर रही है, पूरी इकोनॉमी को चला रही है। समझ में आ गया कि नहीं, वही सिस्टम आज भी फॉलो हो रहा है। बस ये है कि कुछ चीज़ों को क्या कर दिया गया है, ये एक तरह से बहुत सी चीज़ों को क्या कर दिया गया है, चेंज कर दिया गया है। लेकिन एक तरह से उन्हीं का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, उसी को कॉपी पेस्ट क्या कर दिया है, यहाँ पे कर दिया गया है। और बस डिक्टेटरशिप से क्या हो गई है, डेमोक्रेसी हो गई है। बस बाकी जो इनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, पूरा का पूरा वैसा ही है जैसे ब्रिटिशर्स के टाइम पे था। बस इंडियंस के हिसाब से उसको थोड़ा सा क्या कर दिया गया है, चेंज कर दिया गया है। तो एक फायदा वो हुआ। चलो अब बात करेंगे स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, कि भाई के क्या स्टेट थी अपनी इंडियन इकोनॉमी की, कब, जब अपन आज़ाद हुए। कॉलोनियल इकोनॉमी, अपनी इकोनॉमी कैसी थी, कॉलोनियल इकोनॉमी। इन इंडिया कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री स्प्रेड ओवर नियर 200 सालों तक उन्होंने अपना एक्सप्लॉयटेशन किया। ब्रिटिश रूल रिजल्टेड इन ह्यूज ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट ग्रोइंग ब्रिटिश इंडस्ट्री विद द सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम द इंडिया, है कि नहीं। ब्रिटिश रूल ने क्या करा बेटा, इंडिया की बहुत सारी जो मतलब वेल्थ थी उसको ड्रेन करा, उसको एक तरह से क्या करा, खर्च करता गया। और वो भी किस लिए करा, क्योंकि इसकी खुद की जो ब्रिटिश में लग रही इंडस्ट्रीज थी, उनके लिए इन्हें क्या चाहिए थे बेटा, रॉ मटेरियल चाहिए थे। और फिर उन्हीं से बनाए गए गुड्स के लिए इनको क्या चाहिए था, मार्केट चाहिए था। इसलिए इन्होंने इंडिया को क्या करा, इंडिया की वेल्थ को क्या करा बेटा, एक्सप्लॉइट करा। दे ऑल्सो इनकरेज कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर टू ट्रांसफॉर्म इंडियन इकोनॉमी इनटू ब्रिटिश कॉलोनी। इन्होंने क्या करा, अपनी इंडिया की एग्रीकल्चर को कमर्शियल एग्रीकल्चर में ट्रांसफॉर्म कर दिया। इन्होंने फूड क्रॉप से जबरदस्ती अपने फार्मर से कैश क्रॉप उगाए, जूट, कॉटन, इंडिगो। क्यों, क्योंकि इनकी इंडस्ट्रीज को वहां पे क्या चाहिए थे बेटा, रॉ मटेरियल चाहिए थे।
सेकंड क्या, इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश कॉलोनी पॉलिसी वाज डीप ऑन इंडिया इवन एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के टाइम तक आते आते तो अपना एग्रीकल्चर खत्म हो चुका था, आपका इंडस्ट्री भी क्या हो चुका था बेटा, खत्म हो चुका था। तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था इनकी पॉलिसीज़ के ऊपर, इनकी पॉलिसीज़ के वजह से अपने एग्रीकल्चर, अपने इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर के ऊपर। सेकंड, इकोनॉमी कैसी थी बेटा, सेमी फ्यूडुअल इकोनॉमी थी। कैसी इकोनॉमी थी, सेमी फ्यूडुअल। तो सर ये सेमी फ्यूडुअल इकोनॉमी क्या होती है, सेमी फ्यूडुअल इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जो ना तो पूरी तरह से कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी होती है और ना तो पूरी तरह से वो फ्यूडलिस्टिक इकोनॉमी होती है। फ्यूडलिस्टिक इकोनॉमी क्या होती है, फ्यूडलिस्टिक इकोनॉमी यानी जिसमें एक डिक्टेटर होता है, राजा होता है। राजा क्या करता है, राजा अपनी ज़मीनों को किनको दे देता है, जो उसके ट्रस्टवर्दी होते हैं। कुछ ज़मीनें उसके पास भी रहती हैं जो उसके मिलिट्री वाले और ये होते हैं, उनको वो क्या करता है, ज़मीनें दे देता है। फिर ये लोग जो होते हैं, नॉबल्स बोलते हैं इनको, जिनको ये ज़मीनें देता है, ये लोग ये ज़मीनें किनको देते हैं, उनके नीचे वालों को देते हैं। मतलब ये एक तरह से एक ट्रायंगल सिस्टम जैसा होता है, मोनार्च सिस्टम। ऊपर राजा होता है, फिर उसके बाद उसके नॉबल्स होते हैं, फिर ये लोग ये ज़मीन नीचे वाले को देते हैं। फिर वो उनके ऊपर क्या करते हैं बेटा, खेती करते हैं। उनके ऊपर जो लैंडलेस लेबर होते हैं उनको रख लेते हैं, वो खेती करते हैं। फिर एक तरह से टैक्स यानी लगान जैसा वसूला जाता है। वो टैक्स कैसा जाता है, यही नीचे से ऊपर तक फिर वो टैक्स जाता है। वो फ्यूडल सिस्टम होता है, ठीक है, एक तरह से मोनार्च, जहाँ पे जब राजा वाजा वाला सिस्टम चलता था ना, वो। आ जाओ, तो इधर आ जाओ। तो बाय द क्लोज ऑफ द ब्रिटिश पीरियड देयर वेयर टू एस्पेक्ट्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। पहला, इंट्रोडक्शन ऑफ द फ्यूडल सिस्टम। भाई इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस कर दिया था इंडिया में, फ्यूडल सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया था। एक तरह से देखा जाए तो उस टाइम पे ब्रिटिशर्स कौन थे, राजा वाजा थे। फिर उन्होंने ये ज़मीनें किनको दे दी, लैंडलॉर्ड्स को दे दी। और लैंडलॉर्ड्स ने ये ज़मीनें किनको दे दी थी, टेनेंट्स को दे दी थी, फार्मर्स को दे दी थी खेती करने के लिए। और इसके बदले ये लोग क्या वसूलते थे उनसे, लगान यानी टैक्स। द लैंड सेटलमेंट सिस्टम गेव बर्थ टू फ्यूडुअल रिलेशन, दैट इज लैंडलॉर्ड एंड tenant relation. The landlord used to charge very high rate of लगान and were very cruel to the cultivators, जो कि मैंने आपको समझाया था। बहुत ज़्यादा टैक्स वसूलते थे और बहुत ज़्यादा क्रूअल थे कल्टीवेटर्स को, मतलब मारते पीटते भी थे अगर उनको टैक्स नहीं मिलता था तो। सेकंड, इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटलिस्टिक सिस्टम। इंडिया में कौन सा सिस्टम इंट्रोड्यूस हो गया था, कैपिटलिस्टिक सिस्टम। कैपिटलिस्टिक सिस्टम का मतलब क्या था, ज़्यादातर ध्यान दिया जाता था प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के ऊपर। ब्रिटिशर्स किसके ऊपर ध्यान देती थी, खुद के प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के ऊपर। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज लेड टू क्रिएशन ऑफ टू क्लासेस, कैपिटलिस्टिक एंड लेबर्स। ठीक है, तो यहाँ पे भाई जो मॉडर्न इंडस्ट्री सेटअप करने के वजह से यहाँ पे दो तरह की क्लासेस बन गई थी। एक तो हो गई थी कैपिटलिस्टिक यानी अमीर लोग, और एक कौन हो गए थे बेटा, लेबरर्स। सेकंड क्या था, सो इंडिया इनहेरिटेड द फीचर ऑफ बोथ फ्यूडल एंड कैपिटलिस्ट सिस्टम इन द इंडियन इकोनॉमी। तो एक तरह से जिस दिन इंडिया आज़ाद हुई थी तो उस दिन इंडिया ने दोनों इकोनॉमी के सिस्टम क्या कर रखे थे, एक तरह से इनहेरिट कर रखे थे। मतलब अपनी इकोनॉमी में फ्यूडल इकोनॉमी भी थी और अपनी इकोनॉमी में कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी थी। मतलब उस टाइम पे देखा जाए तो इंडिया दो भागों में बट गया था। एक कैपिटलिस्ट थे यानी एक अमीर थे, वो जमींदार, और दूसरे कौन थे बेटा, लेबरर्स यानी कि जो लैंडलेस फार्मर्स या जिनके पास बहुत ही कम जमीन बची थी वो फार्मर्स थे। समझ में आ गया, आ जाओ। थर्ड क्या थी, स्टैग्नेंट इकोनॉमी हो गई थी। एक स्टैग्नेंट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिस इकोनॉमी में कोई ग्रोथ नहीं हो रही होती है, नाम मात्र की ग्रोथ होती है, उसे स्टैग्नेंट इकोनॉमी बोलते हैं। ए स्टैग्नेंट इकोनॉमी इज द वन विच इज ग्रोइंग एट अ वेरी लो रेट, नाम मात्र की रेट, मतलब ग्रो तो कर रही है लेकिन बिल्कुल नाम की, बहुत ही कम। ठीक है, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी वाज ए स्टैग्नेंट इकोनॉमी। उस टाइम इंडियन इकोनॉमी बहुत ही स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी। अस कंट्री ग्रोथ ऑफ एग्रीगेट रियल आउटपुट ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी वाज लेस देन 2%। अपनी ग्रोथ रेट कितनी थी बेटा, कितने परसेंट से बढ़ते थे, सिर्फ 2% से। एंड द ग्रोथ इन पर कैपिटा आउटपुट वाज ओनली 0.5%। अपना जो पर कैपिटा आउटपुट था यानी जो अपने आउटपुट जो निकल के आते थे, जो गुड्स बन के निकल के आते थे, वो सिर्फ कितना हर साल कितना बढ़ता था, 0.5%, 1% भी नहीं है। मतलब कैसी इकोनॉमी, नाम मात्र की ग्रोथ। समझ में आया, बिल्कुल जरा सी ग्रोथ हो रही है। ठीक है, इसे कौन सी इकोनॉमी बोलते हैं, स्टैग्नेंट इकोनॉमी बोलते हैं। आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं। इकोनॉमी के बाद कैसी इकोनॉमी भाई, स्टैग्नेंट इकोनॉमी और बैकवर्ड। बैकवर्ड मतलब पिछड़ी, ठीक है, मतलब वही पुरानी तकनीक इस्तेमाल कर रहे हैं प्रोडक्शन में, लो प्रोडक्टिविटी है, लो इनकम है, लो पर कैपिटा इनकम है ना। आ जाओ, तो एट द एंड ऑफ ब्रिटिश रूल इंडियन इकोनॉमी वाज बैकवर्ड एंड अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। द मेन रीजन फॉर द बैकवर्डनेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी वेयर, तो मेन रीजन क्या था, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी,
लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी का मतलब भाई अपने यहाँ पे जो प्रोडक्टिविटी होती थी यानी पर हेक्टर या पर बीघा जो प्रोडक्शन होती थी वो कैसी होती थी बेटा, लो, बहुत कम होती थी। दूसरा, आपकी जो पर कैपिटा इनकम थी यानी आपके देश का एक नागरिक जो इनकम कमाता था वो भी कैसी कमाता था बेटा, बहुत ही कम कमाता था। वही ट्रेडिशनल मेथड ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर करने के जो तरीके होते थे, मेथड होते थे, वो कैसे थे, ट्रेडिशनल, बहुत ही पुराने तरीके से एग्रीकल्चर करी जाती थी। हाई बर्थ रेट थी, हाई डेथ रेट थी, ये दिखाता है कि भाई अपने यहाँ का हेल्थ सिस्टम कितना था, पूरी तरह से बेकार था। बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ आपके यहाँ पे क्या नहीं थी, अवेलेबल नहीं थी, हॉस्पिटल क्लिनिक्स अवेलेबल नहीं थे। मास लिटरेसी आपके यहाँ पे क्या थी, बहुत ज़्यादा लिटरेसी थी, अपन ने देखा था मात्र 15 से 16% लोग ही क्या थे, शिक्षित थे, जो पढ़ सकते थे, लिख सकते थे। तो ये दिखाता है दीज आर द पॉइंट्स ऑफ बैकवर्ड इकोनॉमी। फिफ्थ क्या थी बेटा, डिप्लीटेड और डेप्रिशिएटेड इकोनॉमी। एक तरह से अपनी इकोनॉमी पूरी डिप्लीट, पूरी खत्म हो गई हो, पूरी एक तरह से बर्बाद, एक तरह से कह सकते हैं। डेप्रिशिएटेड, पूरी तरह से गिरी हुई अपनी क्या हो गई थी, उस टाइम पे इकोनॉमी हो गई थी। तो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी वाज डिप्लीटेड। डिप्लीटेड इकोनॉमी, डिप्लीटेड मतलब एक तरह से ब्रिटिशर्स आए तो धीरे धीरे वो अपनी इकोनॉमी को क्या करते गए बेटे, डिप्लीट करते गए, कम करते गए, कम करते गए। ठीक है, उससे रिसोर्सेज और नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर करके उन्होंने अपनी इकोनॉमी को क्या कर दिया था, डिप्लीट कर दिया था, मतलब कम कर दी थी। तो डिप्लीटेड इकोनॉमी रिफर्स टू एन इकोनॉमी वेयर नो अरेंजमेंट्स हैव बीन मेड टू रिप्लेस द फिजिकल एसेट्स डेप्रिशिएटेड ड्यू टू द एक्सेसिव यूज। यानी जो अपने यहाँ पे फिजिकल एसेट्स थी, जैसे फॉर एग्जांपल लैंड की बात करें, इन्होंने क्या करा, अपनी लैंड को एक्सप्लॉइट किया, लेकिन क्या इन्होंने अपनी लैंड को रिप्लेस किया, बिल्कुल नहीं किया। मतलब अपने यहाँ पे आके इन्होंने अपने नेचुरल रिसोर्सेज का क्या करा, यूज किया। यूज नहीं बेटा, उन्हें हद से ज्यादा क्या किया, एक्सप्लॉइट किया। नॉर्मली फार्मिंग करते टाइम क्या होता है ना, फार्मर्स क्या करते हैं, अगर किसी जगह पे उन्होंने 3-4 साल लग के खेती कर ली ना, तो फिर उस जमीन को कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया जाता है। क्यों? ताकि वो अपनी फर्टिलिटी को क्या कर सके, रीगेन कर सके। लेकिन इन ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ये अपने यहाँ पे जितनी भी फिजिकल एसेट्स थी उनको लगातार एक्सप्लॉइट करते गए, उनका शोषण करते गए, उनका मतलब इस्तेमाल करते गए। फार्मर्स को मजबूरन लगातार क्या करनी पड़ी, खेती करनी पड़ी, जिसकी वजह से क्या हुआ, अपने जो ये रिसोर्सेज थे वो क्या होते चले गए, डिप्लीट होते चले गए, कम होते चले गए। अपनी जो ज़मीनें थी उनकी फर्टिलिटी खत्म हो गई। कितनी ज़मीनें तो बैरन लैंड बन गई, यानी बंजर ज़मीनें बन गई। ठीक है, तो ये होती है डिप्लीटेड इकोनॉमी। डिप्लीटेड इकोनॉमी रिफर्स टू एन इकोनॉमी वेयर नो अरेंजमेंट्स हैव बीन मेड टू रिप्लेस द फिजिकल एसेट्स डिप्लीटेड ड्यू टू एक्सेसिव यूज। यानी कि इन लोगों ने अपनी जितनी भी एसेट्स थी जिनका इन्होंने एक्सेसिव यूज करा, उन एसेट्स को इन्होंने बाद में क्या नहीं करा, रिप्लेस नहीं किया। तो मतलब जो अपने को इकोनॉमी मिली वो कैसी इकोनॉमी मिली बेटा, डिप्लीटेड इकोनॉमी। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हो गई चीज? ठीक है ना। अब अपन क्या करते हैं बेटा, जैसे अगर अपन कोई चीज यूज कर रहे हैं, है ना, और वो कुछ टाइम के लिए, अगर अब वो जैसे मान के चलो आप कोई एग्रीकल्चर फैमिली से बिलोंग करते हो, आपके यहाँ पे खेती होती है, तो बिल्कुल आप पूछना, किसी ज़मीन पे लगातार खेती करी जाती है ना, तो आपके पापा दादा जो भी हैं रिलेशन में, जो भी करते हो, वो उसे कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं। उसके पीछे का रीज़न होता है ताकि वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उस फर्टिलिटी को क्या कर ले, रीगेन कर ले। लेकिन अपने यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं होने दिया। फार्मर्स को मजबूर किया कि लगातार उसके ऊपर क्या करते रहे, वो खेती करते रहे, जिसकी वजह से अपने यहाँ की ज़मीनें थी, जो सॉइल की फर्टिलिटी थी, वो डिप्लीट होती चली गई। ठीक है, तो इसमें एक पॉइंट और है, ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इंडियन इंडस्ट्रीज हैड टू वर्क बियॉन्ड देयर कैपेसिटीज टू मीट द इंक्रीज डिमांड ऑफ प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा फॉर द वॉर। तो बेटा जब वर्ल्ड वॉर 2 हुई ना, तो एक तरह से वर्ल्ड वॉर 2 में भी इंडिया की बहुत से नेचुरल रिसोर्सेज, फिजिकल रिसोर्सेज को ब्रिटिशर्स ने क्या कर दिया, ड्रेन कर दिया। उन्होंने ओवर यूज करा किनका, अपनी इंडस्ट्रीज का। जो वर्कर्स थे उन्होंने इंडियन इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा काम किया, उनकी कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा काम करा। ठीक है, टू मीट द इंक्रीज्ड डिमांड ऑफ प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट एक्सेट्रा फॉर द वॉर। क्योंकि वॉर के टाइम पे प्लांट हो गया, मशीनरी हो गई, इन सब की रिक्वायरमेंट कैसी पड़ती है, बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो उस टाइम पे इन्होंने, मतलब ब्रिटिशर्स ने अपनी इंडियन इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा, मतलब लिमिट से ज़्यादा जाके काम करवाया, लिमिट से ज़्यादा जाके अपने रिसोर्सेज को क्या किया, इन्होंने एक्सट्रैक्ट किया, और उनको अपनी जो वॉर हो रही थी, मतलब एक तरह से लड़ तो वो लोग रहे थे, तो इन्होंने अपने यहाँ के रिसोर्सेज क्या करे, इस्तेमाल करे। समझ में आ गया? तो इस तरह से इन्होंने अपने को
कौन सी इकोनॉमी दी बेटा, एक तरह से पूरी की पूरी डिप्लीटेड इकोनॉमी लाके इन्होंने अपन को दे दी। तो भाई इस चैप्टर में अपन ने पढ़ा कि भाई क्या हालत थी अपनी इंडियन इकोनॉमी की ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इसी के साथ ये वाला चैप्टर खत्म होता है। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, मैं आपको अलग से उसके लिए वीडियो बना दूंगा या मैं आपको उसको अलग से कमेंट में ही एक्सप्लेन कर दूंगा, जैसा आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, चलो तो इसी के साथ अपना फर्स्ट चैप्टर खत्म होता है। समझ में आया हो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि एक भी क्लास आपकी मिस ना हो। मिलते हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के चैप्टर 2 में। थैंक यू।